तो आज हमें पढ़ना था चैप्टर 2 से। तो चैप्टर 2 है राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। चैप्टर का नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड जो ऑब्लिगेशन है पब्लिक अथॉरिटीज उसके बारे में बताया हुआ है। शुरू होता है सेक्शन 3 से। सेक्शन 3 बात करता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट ऑल सिटीजंस हैव राइट टू इन्फॉर्मेशन। इस एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से सारी सिटीजंस को राइट टू इन्फॉर्मेशन का हक है। सेक्शन 4 बात करता है ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटीज की क्या ऑब्लिगेशन से क्या जवाबदारी है। तो एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल एम है मेंटेन ऑल इट्स रिकॉर्ड ड्यूली कैटेगराइज्ड। सारे रिकॉर्ड्स को कैटेगराइज रखना पड़ेंगे एंड इंडेक्स्ड इन अ मैनर एंड द फॉर्म विच फैसिलिटेट्स द राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट। तो जिस तरीके से इसको राइट टू इन्फॉर्मेशन करा जाएगा इस एक्ट में एंड एंश्योर दैट ऑल द रिकॉर्ड्स दैट आर अप्रोप्रिएट टू बी कंप्यूटराइज्ड। तो जो भी रिकॉर्ड्स है सबसे पहले उनको कैटेगराइज करना पड़ेंगे। जो भी रिकॉर्ड्स हैं या उनकी इंडेक्स बनाना पड़ेगी जैसा कि मैनर में जो कि इंफॉर्मेशन टेक राइट टू इन्फॉर्मेशन इस एक्ट की तरह उनको बताया गया है उस फॉर्म में। उनको फिर ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ऑल रिकॉर्ड्स हैं जो भी वो अप्रोप्रिएट कंप्यूटराइज्ड हो, सारे कंप्यूटराइज तरीके से हों विद इन अ रीजनेबल टाइम के अंदर। और सूटेबल अवेलेबिलिटी करना पड़ेगी रिसोर्सेज की कंप्यूटराइज and connected through a network all over the country on different system। फिर उनको कंप्यूटराइज करके कनेक्ट कर देना पड़ेगा नेटवर्क के थ्रू सारी कंट्रीज में जिससे एक्सेस हो पाए सारी रिकॉर्ड्स का। तो एक्सेस टू सच रिकॉर्ड्स इज फैसिलिटेटेड। अब बी में है टू पब्लिश विद इन 120 डेज ऑफ एनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो 120 डेज जैसे ये एक्ट आया उसके 120 डेज के अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा। जिस दिन ये एक्ट आया उस दिन के 120 डेज के अंदर सबसे पहले पर्टिकुलर्स ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फंक्शंस हैं उनके पर्टिकुलर्स, मतलब सबसे पहले पर्टिकुलर्स बताना पड़ेंगे उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, फिर फंक्शंस और ड्यूटीज, फिर पावर एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ऑफिसर। तो जो भी पावर्स या ड्यूटीज हैं उनके ऑफिसर्स की और एम्प्लॉयज की वो करना पड़ेगा। फिर प्रोसीजर फॉलोड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो प्रोसीजर होगा वो उनको करना पड़ेगा, जैसे कि चैनल्स ऑफ सुपरविजन एंड अकाउंटेबिलिटी। तो जो भी चैनल्स ऑफ सुपरविजन है अकाउंटेबिलिटी के वो उनको करना पड़ेंगे। द नॉर्म सेट बाय इट फॉर डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन। तो जो भी नॉर्म सेट किए गए हैं इसके द्वारा डिस्चार्ज करने के लिए इसके फंक्शंस को, तो वो उनको करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आप एक एक चीज को याद रखिएगा कि उनको सबसे पहले पावर एंड ड्यूटीज बताना पड़ेगी ऑफिसर्स के एम्प्लॉयज की। फिर उनको जो प्रोसीजर होगा डिसीजन मेकिंग का कि किस चैनल के थ्रू वो चैनल्स ऑफ सुपरविजन और अकाउंटेबिलिटी वो रखेंगे। फिर नॉर्म्स वो सेट करेंगे कि किस तरीके से फंक्शन को डिस्चार्ज होगा। फिर रूल्स रेगुलेशन इंस्ट्रक्शंस मैनुअल एंड रिकॉर्ड्स हेल्ड बाय इट। मतलब जो भी उनके पास रूल्स रेगुलेशन इंस्ट्रक्शंस हैं जो भी उनके पास हैं अंडर द कंट्रोल और यूज्ड बाय इट्स एम्प्लॉय। जो भी उनके कंट्रोल में है एम्प्लॉय ने डिस्चार्ज किए हैं फॉर डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन, जो भी इसके फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए बनाए हैं। A statement of categories of document that are held by it और अंडर कंट्रोल। फिर स्टेटमेंट भी बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी कैटेगरीज उनके पास डॉक्यूमेंट हैं उनके पास और उनके कंट्रोल में नहीं। तो फिर द पर्टिकुलर्स ऑफ एनी अरेंजमेंट एग्जिस्ट फॉर कंसल्टेशन विद। तो जो भी पर्टिकुलर्स है अरेंजमेंट के उनको कंसल्टेशन करके रिप्रेजेंटेटेड बाय मेंबर्स ऑफ द पब्लिक। तो रिप्रेजेंटेशन होगी मेंबर्स ऑफ पब्लिक के द्वारा फॉर फॉर्मेशन ऑफ इट्स पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन देयर ऑफ। तो और भी पर्टिकुलर्स बना सकते हैं जो कि कंसल्टेशन करके या रिप्रेजेंटेड बाय जो भी मेंबर्स हैं उनके पब्लिक के रिलेशन टू फॉर्मेशन ऑफ इट्स पॉलिसी। जो भी फॉर्मेशन करने के लिए पॉलिसीज के लिए जरूरी है, इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए जरूरी है उस चीज के। फिर आर स्टेटमेंट्स ऑफ बोर्ड्स काउंसिल कमिटीज एंड अदर बॉडीज कंसिस्टिंग टू और मोर पर्सन्स कंस्टिट्यूटेड एज इट्स पार्ट फॉर द पर्पस ऑफ इट्स एडवाइस। तो एक स्टेटमेंट ऑफ बोर्ड काउंसिल कमिटी इन सबकी बॉडीज बना के वो 2 और मोर पर्सन्स को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जिससे वो एडवाइस कर पाएंगे एज टू वेदर द मीटिंग्स ऑफ दूस बोर्ड्स। मतलब मीटिंग होना है उन बोर्ड्स की नहीं, काउंसिल्स कमिटीज या अदर बॉडीज आर ओपन टू पब्लिक
और जो भी काउंसिल्स कमिटीज हैं, अदर बॉडीज हैं, वो पब्लिक के लिए ओपन है। और द मिनट ऑफ सच मीटिंग्स आर एक्सेसिबल टू फॉर पब्लिक। तो जो भी मिनट्स हैं ऑफ सच मीटिंग्स जो कि एक्सेसिबल हैं पब्लिक के लिए। फिर 9 में है डायरेक्टरी ऑफ इट्स ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज। तो हम उनको डायरेक्शन देंगे उसके ऑफिसर्स को और एम्प्लॉयज को, मतलब डायरेक्शन दिया जाएगा उनके ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज को। फिर 10th पार्ट बात करता है, मतलब 10th पॉइंट बात करता है मंथली रेम्युनरेशन रिसीव बाय ईच ऑफिसर्स, मतलब क्या उनको मंथली रेम्युनरेशन दी जाती है ईच ऑफिसर्स को, एम्प्लॉयज को। और उसमें फिर इंक्लूडिंग सिस्टम ऑफ कंपनसेशन एज प्रोवाइडेड इन इट्स रेगुलेशन, और कंपनसेशन का क्या सिस्टम है उसमें जो कि रेगुलेशन बनाई गई हैं। फिर अगर बजट है द बजट एलोकेटेड टू ईच ऑफ इट्स एजेंसी, जो भी ईच ऑफ एजेंसी को हमने बजट जो दिया हुआ है, इंडिकेटिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल प्लान्स, तो जो भी पर्टिकुलर्स ऑफ प्लान है वो प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर हैं, रिपोर्ट्स हैं, डिसबर्समेंट्स हैं, डिसबर्समेंट मेड। फिर मैनर बताया, मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सब्सिडरी प्रोग्राम्स, तो मैनर बताया कि किस मैनर में सब्सिडरी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूशन होगा। इंक्लूडिंग अमाउंट्स, इंक्लूडिंग द अमाउंट्स एलोकेटेड, जो कि अमाउंट्स उनको एलोकेट किए गए हैं, डिटेल ऑफ बेनिफिशरीज ऑफ सच प्रोग्राम्स। तो उसके बाद जो बेनिफिशियरी, मतलब सबसे पहले है द मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सब्सिडी प्रोग्राम, मतलब सब्सिडी प्रोग्राम्स को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसमें जो अमाउंट कितना उनको एलोकेट किया जाएगा, क्या डिटेल्स ऑफ बेनिफिशरीज है सच प्रोग्राम्स की। फिर है 13 पॉइंट बात करता है पर्टिकुलर्स ऑफ रिसीप्ट ऑफ कंसेशंस, कि किस किस तरीके के कंसेशंस दिए जाते हैं जो कि परमिट और ऑथराइज ग्रांटेड बाय हैं, मतलब जो ग्रांट जो इन्होंने को ग्रांटेड, इनके द्वारा ग्रांटेड किया गया है। फिर जो भी डिटेल्स है, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल टू और हेल्ड बाय इट रिड्यूस्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो भी उनके पास डिटेल है किसी भी इंफॉर्मेशन की, उसको वो लोग, जो भी उनके पास है उसको वो लोग इनको रिड्यूस फॉर्म में, रिड्यूस इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको रिड्यूस करेंगे। फिर 50 में बात करता है पर्टिकुलर्स ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल टू सिटीजन फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द वर्किंग आवर ऑफ लाइब्रेरी रीडिंग रूम मेंटेन फॉर पब्लिक यूज। तो अब जो बाकी पर्टिकुलर्स हैं जो सिटीजन को अवेलेबल वो करा रहे हैं, जिससे सिटीजन ऑफ इंफॉर्मेशन ले सकता है, जैसे कि क्या वर्किंग आवर्स रहेंगे लाइब्रेरी क्या रीडिंग रूम के, और मेंटेन किया जाएगा पब्लिक यूज के लिए। फिर नेम्स डेजिग्नेशंस एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, तो जो भी नेम डेजिग्नेशन या अदर पर्टिकुलर्स है पब्लिक ऑफिसर्स के वो उसमें आ जाएंगे। फिर सच अदर इंफॉर्मेशन एज प्रिस्क्राइब, तो बाकी जो अदर इंफॉर्मेशन है वो जो प्रिस्क्राइब की गई हुई है। एंड आप देयर आफ्टर अपडेट द पब्लिकेशंस एवरी ईयर, और उसके बाद वो देयर आफ्टर अपडेट करेंगे सारी पब्लिकेशंस हर एक ईयर में। फिर सी पॉइंट बात करता है पब्लिश ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स वाइल फॉर्मुलेटिंग इंपॉर्टेंट पॉलिसीज और अनाउंसिंग द डिसीजन विच अफेक्ट पब्लिक। सबसे पहले फिर वो पब्लिश करेंगे सारे रिलेवेंट फैक्ट जो हैं, उनका फॉर्मेशन करेंगे वो इम्पोर्टेंट जो कि पॉलिसीज के रिलेटेड है जो कि अनाउंस किए गए हैं। मतलब वो सबसे पहले पब्लिश करेंगे सारे रिलेवेंट फैक्ट जो कि उन्होंने इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन पॉलिसी की गई है, और अनाउंस करेंगे जो डिसीजन जो कि पब्लिक को अफेक्ट करते हैं। अब प्रोवाइड रीजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वेसी जुडिशियल डिसीजंस टू अफेक्टेड पर्संस। अब वो क्या करेंगे कि वो रीजंस प्रोवाइड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वेसी जुडिशियल डिसीजंस को कि अफेक्ट करेंगे जो पर्संस को। अब सेकंड बात करता है इट शैल बी अ कांस्टेंट एविडर ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी, मतलब ये कांस्टेंट एविडर होना चाहिए, मतलब हर एक के लिए ये एक कंसर्न होनी चाहिए पब्लिक अथॉरिटी की कि वो स्टेप्स ले अकॉर्डिंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लॉज बी। तो क्लॉज बी में जो भी दिया है सबसेक्शन बन के उसके अकॉर्डिंग वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें। to provide much information suo moto to the public at the regular intervals through the various means of communication, और कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो suo moto भी पब्लिक को प्रोवाइड करेंगे रेगुलर इंटरवल्स में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू, जैसे कि इंटरनेट से कर सकते हैं, so that the public have minimum resort
टू द यूज ऑफ एक्ट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। और कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब पब्लिक जो अथॉरिटीज हैं उनको अपने आप से भी पब्लिश कर देना पड़ेंगी, या इंटरनेट के थ्रू लोगों को वेरियस इंटरवल्स में दे देना चाहिए, जिससे क्या है कि इस एक्ट का जो इस्तेमाल है वो कम से कम किया जाए पब्लिक के द्वारा। अब थर्ड बात करता है, फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1 एवरी इंफॉर्मेशन शैल बी disseminated widely and in such form and manner which are accessible to the public। अब जो भी इंफॉर्मेशन है सबसेक्शन 1 में बताई गई है वो उसको वाइडली डिसेमिनेटेड मतलब फैलाना पड़ेगा बहुत ज्यादा, और उस मैनर में जिससे वो इजीली एक्सेसिबल हो जाएगी पब्लिक को। तो उसके बाद फिर है फोर्थ। फोर्थ में बात करता है ऑल मटेरियल शैल बी डिसेमिनेटेड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कॉस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस। तो जो भी मटेरियल फैलाए जा रहे हैं, डिसेमिनेटेड किए जा रहे हैं, वो ये कंसिडरेशन को देखते हुए करेंगे कि कॉस्ट ऑफ इफेक्टिव द कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जो मतलब कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आए, लोकल लैंग्वेज को देख के किया जाएगा। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, जो सबसे अच्छा मेथड है कम्युनिकेशन करने का, उसके थ्रू फैला जाएगा इन दैट लोकल एरिया। एंड इन्फॉर्मेशन शुड बी इजीली एक्सेसिबल, और जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर रहे हैं वो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। टू द एक्सटेंट पॉसिबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, तो जितने एक्सटेंट तक पॉसिबल हो पा रहा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उतने फॉर्मेट तक। विच द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन पब्लिक ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को लगता है, मतलब ऐसा केस में भी, मतलब दोनों की जब जैसी बात हो रही है, ऐसा केस में भी लिखा हुआ अवेलेबल फ्री और एट सच कॉस्ट ऑफ द मीडियम और द प्रिंट कॉस्ट प्राइस एज मे प्रिस्क्राइब। तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कुछ इजी इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी देना चाहिए जो इजी एक्सेसिबल हो। और जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर सॉरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, वो ये देख के वो या तो इंफॉर्मेशन फ्री में प्रोवाइड कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ मीडिया मतलब जितना कॉस्ट हमें आपको मीडियम के थ्रू देने में लगा, जैसे आपने प्रिंट में मांगा उतना कॉस्ट बस हम उसको लेंगे जितना देने में हमें लगता है, बाकी नहीं। तो उसमें लिखा है बी अवेलेबल फ्री ऑफ अवेलेबल फ्री सॉरी एज अ केस में बी अवेलेबल free or at such cost of the medium or the print cost price as may be prescribed। एक्सप्लेनेशन की बात करता है, फॉर द पर्पसेस ऑफ सबसेक्शन 3 and 4 डिसएमिनेटेड मीन्स क्या होता है, मीन्स मेकिंग नोन और कम्युनिकेटेड द इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। अब डिसएमिनेटेड का मीनिंग बता रहा है कि जो सबसेक्शन 3 और 4 में डिसएमिनेटेड वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। तो डिसएमिनेटेड का मीनिंग है मीन्स मेकिंग नोन और कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक थ्रू नोटिस बोर्ड। तो हम पब्लिक को ये इंफॉर्मेशन देंगे किसके थ्रू, नोटिस बोर्ड के थ्रू देंगे, न्यूज़पेपर के थ्रू देंगे, पब्लिक अनाउंसमेंट्स करके देंगे, या मीडिया ब्रॉडकास्ट करेंगे, या इंटरनेट और अदर मीन्स के थ्रू देंगे, इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन ऑफ ऑफिसर्स ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी। तो डिसएमिनेटेड का मतलब क्या है, तो किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करना इंफॉर्मेशन पब्लिक को, नोटिस बोर्ड, न्यूज़पेपर या पब्लिक अनाउंसमेंट या मीडिया ब्रॉडकास्ट की या इंटरनेट के थ्रू या कोई भी अदर मीन्स है, या फिर कोई इंस्पेक्शन ऑफ ऑफिस पब्लिक अथॉरिटी का जो भी हो। फिर है सेक्शन 5। सेक्शन 5 बात करता है डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल विद इन 100 days ऑफ एनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो जो भी पब्लिक अथॉरिटी है जिस दिन भी 100 डेज, जब से ये एक्ट जिस दिन इनेक्ट हुआ उस दिन से 100 डेज के अंदर डिजिग्नेटेड एज मैनी ऑफिसर सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो जो पब्लिक अथॉरिटी है कोई भी, वो 100 डेज के अंदर, जब भी एक्ट इनेक्ट हुआ था, डेजिग्नेट कर सकते हैं कितनी मैनी ऑफिसर्स को, या तो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ऐसा केस में भी, मतलब जो भी ऐसा जहाँ की बात हो रही हो। इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं और ऑफिसेज हैं, इट एज मे नेसेसरी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पर्सन रिक्वेस्टिंग फॉर द इंफॉर्मेशन। तो जितना भी हम लोग को लगता है कि जितने भी जरूरी हैं लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो एज नेसेसरी टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू पर्सन रिक्वेस्टिंग फॉर इन्फॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट, तो इस एक्ट की जो भी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। अब विदाउट प्रीजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 की प्रोविजंस को बिना प्रीजुडिस करे एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल डेजिग्नेटेड एन ऑफिसर विद इन 100 days ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो इस प्रोविजन तो सबसेक्शन 1 के प्रोविजंस को बिना किसी भी तरीके से हार्म किए, प्रेजुडिस किए हुए, हर एक पब्लिक अथॉरिटी जो है उसको 100 डेज, जब से ये एक्ट आया उसके अंदर अंदर
ऑफिसर को डेजिग्नेट करना पड़ेगा एंड ईच सब डिविजनल लेवल और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल अ सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में बी टू रिसीव एप्लीकेंट्स फॉर इंफॉर्मेशन और अपील अंडर दिस एक्ट। तो सारी ही इसमें एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन या अपील इस एक्ट में जो भी उसके पास आती है वो रिसीव करेगा। एज द केस में भी टू रिसीव, सबसे पहले रिसीव एप्लीकेशन जो भी इंफॉर्मेशन की आ रही है अपील्स आ रही है इस एक्ट में, और फॉरवर्डिंग द सेम forthwith to central information officer or the state public central public information officer or state public information officer or senior officer specified in subsection 1 of section 19 as the state central information commission or state information commission as the case may be। तो जो भी सबसे पहले क्या है इसमें सीधा सी बात की हुई है कि जो भी पब्लिक अथॉरिटी है उसको 100 डेज, जब भी एक्ट आया उसके अंदर हर एक जगह पे एक ऑफिसर को या ईच सब डिविजनल लेवल पे या अदर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कि सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट असिस्टेंट पब्लिक ऑफिसर ठीक लगता है, वो ऐसे चीजों का रिसीव, मतलब वो जो पर्सन हमने यहाँ पे अपॉइंट किया वो रिसीव करेगा जो भी एप्लीकेशंस आई हैं उसके पास इंफॉर्मेशन या अपील से रिलेटेड, और उनको सेम वो फॉरवर्ड कर देगा सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को या सीनियर को, जो कि स्पेसिफाई किए गए सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19 के। और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को किसी को वो इंफॉर्मेशन दे देगा। अब प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है वेयर एन एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन और अपील इज गिवन टू अ सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अब ये बात करें जहाँ पे भी एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन और अपील जो है वो हमने सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को दी है। तो a period of 5 days shall be added in computing the period of response specified in subsection 1 of section 7। तो जब भी कोई एप्लीकेशन अगर हम किसी भी असिस्टेंट को दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे देखिए ये जो गिवन है तो सेंट्रल असिस्टेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टेट असिस्टेंट लिखा हुआ है। मतलब अगर इनके जो हम कोई भी इंफॉर्मेशन इनसे या तो मांग रहे हैं, एप्लीकेशन हमने दिया, कोई अपील है जो कि हमने इनको दे दी, सेंट्रल असिस्टेंट या स्टेट असिस्टेंट, मतलब असिस्टेंट वाला जो वर्ड आता है, तो हम इनके टाइम पे जब भी बात करेंगे तो हम पीरियड ऑफ 5 डेज इसमें ऐड कर देंगे जब भी हम कंप्यूट करते हैं टाइम पीरियड, जितने दिन में रिस्पॉन्स उनको देना था सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 के हिसाब से। अब एवरी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में शैल डील विद द रिक्वेस्ट फ्रॉम द पर्सन सीकिंग इंफॉर्मेशन एंड रेंडर रीजनेबल असिस्टेंट टू द पर्सन सीकिंग सच इंफॉर्मेशन। तो जो भी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं जो भी डील कर रहे हैं रिक्वेस्ट से, वो उन तो वो उन लोगों से डील करेंगे जो कि पर्सन्स मांग रहे हैं इंफॉर्मेशन, पर्सन सीकिंग इंफॉर्मेशन एंड रेंडर रीजनेबल असिस्टेंट, और उनको रीजनेबल असिस्टेंट मतलब सहायता भी करेंगे जो कि पर्सन सच इंफॉर्मेशन मतलब वो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। अब द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में सीक द असिस्टेंस ऑफ एनी अदर ऑफिसर एज में कंसिडर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ हिज और हर ड्यूटीज। तो अब जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है या स्टेट इंफॉर्मेशन पब्लिक ऑफिसर है, जब भी उनको लगता है कि हमें किसी और अदर ऑफिसर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें अपनी प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज करना है, तो वो उन लोगों की भी असिस्टेंस ले सकते हैं। फिर 5 नंबर में लिखा है एनी ऑफिसर हुज असिस्टेंट हैज बीन सॉट अंडर सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 में अगर इन लोगों ने किसी की भी हेल्प उन लोगों ने मांगी है, एनी ऑफिसर जिसकी हम लोगों ने ये असिस्टेंस मांगी है, मदद मांगी है, शैल रेंडर ऑल असिस्टेंट टू द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और द स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो वो जो आदमी है उसके लिए शैल लिखा हुआ है, उसको जरूर मदद करना ही पड़ेगी और सारी मदद करना पड़ेगी, मतलब जितनी तरीके की वो हेल्प कर सकता है उसको करना पड़ेगी दोनों को, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को या स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, एज द केस में मतलब जिनने मांगी है, जो कि उसकी असिस्टेंट मांग रहे हैं, सीकिंग हिज और हर असिस्टेंस
एंड फॉर द पर्पस ऑफ एनी कॉन्ट्रीवेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, या तो फिर अगर कुछ भी कॉन्ट्रीवेंशन हुआ अगर इस प्रोविजन से सेट का, सच ऑफिसर को हम शैल बी ट्रीटेड एज अ पब्लिक सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में भी। और अगर कोई भी पर्पस किसी भी तरीके का कॉन्ट्रीवेंशन हुआ है प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट का, तो जो भी पर्सन वो जो अदर ऑफिसर था, सच अदर ऑफिसर को हम इसकी तरह ट्रीट करेंगे, ट्रीटेड सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, मतलब जिसकी जैसे जहाँ पे बात हो रही है एज द केस में, मतलब अगर स्टेट की बात है तो स्टेट आएगा, और सेंट्रल की बात है तो सेंटर आएगा, तो मतलब सेंट्रल आएगा अगर सेंट्रल की बात है। अब सेक्शन 6 बात करता है रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। तो अब रिक्वेस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है। तो अ पर्सन हु डिजायर्स टू ऑब्टेन एनी इन्फॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट, अब कोई भी पर्सन अगर इन्फॉर्मेशन मांग रहा है इस एक्ट में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, शैल मेक अ रिक्वेस्ट इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन इंग्लिश और हिंदी और इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द एरिया इन विच द एप्लीकेशन इज मेड। तो जब भी जो पर्सन अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है इस एक्ट के अंडर में, तो उसको एक रिक्वेस्ट करना पड़ेगी, या तो राइटिंग में करेगा या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू करेगा, वो भी ठीक है। लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल कर सकता है, इंग्लिश और हिंदी कर सकता है, लेकिन अगर कोई और ऑफिशियल लैंग्वेज है, अगर वो इस एरिया में, सपोज करिए कोई महाराष्ट्र में है तो मराठी, तो मराठी में ही भी वो लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन मांग सकता है, लैंग्वेज ऑफ द एरिया इन विच द एप्लीकेशन इज बीइंग मेड। मतलब वो महाराष्ट्र की लैंग्वेज मराठी है, तो महाराष्ट्र में अगर कोई आदमी इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो मराठी में लिख के भी मांग सकता है। accompanying सच फी, मतलब आपको साथ में वो फीस देना चाहिए, एज मे प्रिस्क्राइब टू, देना चाहिए नहीं मतलब देना चाहिए, देना पड़ेगी, मतलब जो accompanies फी है, accompanying सच फी एज मे प्रिस्क्राइब टू, मतलब प्रिस्क्राइब की गई हुई जो फीस है। अब इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं ए एंड बी, तो ए एंड बी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ए में बात करता है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में बी कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी। और जो पब्लिक अथॉरिटी कौन होगी इसमें, या तो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा या तो स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा, वो कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी माना जाएगा। अब सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में स्पेसिफाई द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सॉट बाय हिम और हर। तो जो भी सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है या फिर स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, वो स्पेसिफाई करेंगे पर्टिकुलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब वो बताएंगे कि कौन कौन से स्पेसिफाई पर्टिकुलर्स हैं जो कि जिसकी इंफॉर्मेशन मांगी गई है। अब प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट वेयर सच रिक्वेस्ट कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग, अगर वो राइटिंग में नहीं है रिक्वेस्ट, तो जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, वो रीजनेबल असिस्टेंट, मतलब जो रीजनेबल सहायता उनको लगती है, उसको सहायता करेंगे कि जो रिक्वेस्ट ओरली कर रहे थे उनको लिखने में मदद करेंगे, राइटिंग में लिखने में उसको मदद करेंगे। फिर एन एप्लीकेंट मेकिंग इंफॉर्मेशन sorry an applicant making request for information shall not require to give any reasons for requiring the information or any personal detail except those which may necessary for contracting him। तो अब एप्लीकेंट जो भी रिक्वेस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, उसको ज्यादा डिटेल्स अपने बारे में नहीं देना पड़ेगी और ये भी नहीं बताना पड़ेगा कि वो क्यों इस वाली इंफॉर्मेशन को मांग रहा है। बस उसको इतनी ही डिटेल बताना पड़ेगी जितना कि नेसेसरी है, जिससे वो वापस जब रिप्लाई करना चाहेगी अथॉरिटी, तो उसको रिप्लाई कर पाए। सपोज करिए कि कोई आदमी यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसको ये नहीं बताना पड़ेगा कि मैं क्यों रिक्वेस्ट मांग रहा हूँ, सबसे पहले मतलब क्यों मैंने रिक्वेस्ट की, क्यों मैं ये इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ। और दूसरी बात, उसको बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताना पड़ेगी कि मेरा एड्रेस ये है, मेरा नाम ये है। सिर्फ इतनी रीजनेबल इन्फॉर्मेशन अपने बारे में बताना पड़ेगा कि जब वो सामने वाला डिपार्टमेंट है, वो अगर आपको इनसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, आपको वो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, जब भी वो इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने कलेक्ट कर ली, उनको अवेलेबल हो गई, तो आपको वो दे पाए, बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगी। फिर थर्ड वाला बात करता है वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड टू पब्लिक अथॉरिटी रिक्वेस्टिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। तो जब हमने कोई भी इन्फॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी को किया, मतलब कोई भी एप्लीकेशन पब्लिक अथॉरिटी को किया और उनसे कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं,
और उसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो किसी अदर पब्लिक अथॉरिटी के पास है जो इन्फॉर्मेशन माँगी, या सब्जेक्ट टू सच मैटर व्हिच इज़ मोर क्लोज़ली कनेक्टेड टू द फंक्शन ऑफ अनदर पब्लिक अथॉरिटी, या तो वो किसी अदर पब्लिक अथॉरिटी के पास है वो इन्फॉर्मेशन, या किसी ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड है जो कि दूसरी पब्लिक अथॉरिटी के ज़्यादा क्लोज़ रहता है, ज़्यादा कनेक्टेड रहता है। तो सच पब्लिक अथॉरिटी टू व्हिच सच एप्लीकेशन इज़ मेड, तो वो जो पब्लिक अथॉरिटी जिसको हमने वो एप्लीकेशन की, वो shall transfer the application or such part of it as may be appropriate to that other public authority। तो जो पब्लिक अथॉरिटी है वो उस टू विच एप्लीकेशन इज मेड, मतलब जिन पब्लिक अथॉरिटी को आपने पहले इन्फॉर्मेशन के लिए अप्लाई किया था या एप्लीकेशन की थी, वो ट्रांसफर कर देंगे एप्लीकेशन को सच पार्ट ऑफ इट मे बी अप्रोप्रिएट, जो भी उनको अप्रोप्रिएट लगता है, मतलब उस पार्ट को वो अप्रोप्रिएट लगता है, वो अदर पब्लिक अथॉरिटी को भेज देंगे जिनसे कनेक्टेड था या जिनके पास थी, और इन्फॉर्म कर देंगी एप्लीकेंट को, मतलब जिसने एप्लीकेशन मतलब जिसने एप्लीकेशन किया उसको इमीडिएटली वो इंटीमेट कर देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे कि हमने ये आपका ट्रांसफर किया। प्रोवाइडेड दैट में देखिए, प्रोवाइडेड दैट द ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन pursuant to such to this subsection shall be made as soon as practicable। अब प्रोवाइडेड दैट में लिखा है ट्रांसफर एप्लीकेशन परसुएंट टू सब सेक्शन, जो भी सब सेक्शन में दिया हुआ है, shall be made as soon as practicable बट नो केस लेटर देन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो जब भी ट्रांसफर करना है तो जस्ट सब सेक्शन में ऊपर का जो हम पढ़ते आए हैं, तो हमें एज सून एज प्रैक्टिकेबल, मतलब जितना जल्द हो सके उतना जल्द ट्रांसफर करना है, और किसी भी केस में, बट इन नो केस लेटर देन 5 days, 5 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए जिस दिन से वो इन्फॉर्मेशन के लिए एप्लीकेशन आई थी। अब सेक्शन 7 से नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, पन्ना वीडियो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर सेक्शन 7 से नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, क्योंकि ये सेक्शन अगर इसको किया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्शन है।